सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ताकतवर हो गया है, क्योंकि 5 देशों ने पाकिस्तान को मालामाल कर दिया है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी आपको पता है कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डील की है कि भाई इन्होंने नेटो जैसी डील की है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी पाकिस्तान को सुरक्षा देगा, अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान सुरक्षा देगा। तो एक ये नई डील आई जिसपे कहा गया कि भाई इससे भारत पर असर आएगा। कैसे अमेरिका से तेल और चीन से अरबों रुपए मिलेंगे पाकिस्तान को। आज के वीडियो में मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर को हुए रणनीतिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में बात करूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख दोनों ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रियाद में मौजूद थे। यह समझौता बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है और संक्षेप में इसका मतलब यह है कि एक पर आक्रमण दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। और तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि कैसे दुनिया की बातचीत में पाक की वापसी हो गई है। पहले कुछ और बात थी। अभी देखिए, ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर इनफैक्ट मुनीर के साथ भी डिनर किया। यानी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूं कि मार्च 2021 की बात है जब ग्लोबल समिट से पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया था। जलवायु परिवर्तन में भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश आए थे, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। फिर देखिए, अक्टूबर 2022 की बात है जब यूएस ने यह कहा, यानी अमेरिका ने यह कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान हमारा साथी नहीं है। पाकिस्तान के फंड्स को घटाया गया। जून 2024 में अगर देखते हैं, पाकिस्तान के पास कुल कर्ज 21.6 लाख करोड़ रुपीस, और इनके पास जून 2024 में सिर्फ 3 महीने का ही पैसा बचा था जिससे ये अपना देश चला सकते थे। विदेशी कर्ज इन पर अगर मैं 2024 की रिपोर्ट की बात कर रही हूं 7.3 लाख करोड़ रुपीस। घरेलू कर्ज 14.3 लाख करोड़, यानी खर्च, घरेलू खर्च और विदेशी कर्ज। 2022 में फिर क्या हुआ? इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटे, उनको हटाया गया। महंगाई का जो रेट है, महंगाई दर है 38%, यानी 1965 से अगर हम तब तक कंपेयर करते हैं सबसे ज्यादा 2022 तक, यानी पाकिस्तान के हालात तब थे। और भारत जो है उस वक्त में स्पॉटलाइट में अभी भी है भारत। और तभी भी अगर मैं आपको स्पॉटलाइट में भारत बता देती हूं तो G20 की हम होस्ट रहे, मेजबानी की। यूएस से हमारी दोस्ती गहराती चली गई, हालांकि अभी संबंध बिगड़ चुके हैं। फ्रांस के साथ AI समिट किया, आपको पता ना, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। 2.1 लाख करोड़ का हमने लोन दिया, लिया नहीं दिया बल्कि। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी भारत की स्पॉटलाइट। अब देखिए क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या हुआ? आपको पता है कि किस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई और फिर सीज फायर हुआ। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक साफ संदेश दिया कि आतंकवाद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन वही पाकिस्तान जो आतंकवाद का समर्थक है, प्रोड्यूसर है, उसी के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान और यूएस की ऑयल डील हो गई। वहां से ट्रंप ये कहते हैं कि भाई हम पैसे देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तेल निकालेंगे, यानी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम वहां से तेल निकालेंगे, यानी अच्छी खासी डील करेंगे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रंप ये कह रहे थे। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। मुनीर संग डिनर, प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप ने मुनीर के साथ, ये वही मुनीर हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक को कहीं ना कहीं उकसाया, उन्हीं के हेट्रेड भरे भाषणों के बाद वो हुआ जहां पर धर्म पूछकर गोली मारी गई। और देखिए, उन्हीं मुनीर के साथ ट्रंप ने डिनर किया, व्हाइट हाउस बुलाया और अभी वापस मिलने वाले हैं। ट्रंप ने टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया। भारत का तो इन्होंने, भारत पर तो जुर्माना भी लगा दिया, भारत पर टैरिफ कर दिया 50% और साथ में जुर्माना, लेकिन पाकिस्तान का टैरिफ घटा दिया। फिर एक दिन भारत तेल पाकिस्तान से खरीदा, ये कहने वाले ट्रंप है कि अब ऐसा हो जाएगा जब हम पाकिस्तान के साथ तेल की डील करेंगे, ऑयल डील करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत तेल पाकिस्तान से खरीदेगा। पाक में 1 लाख करोड़ निवेश करेगा चीन। चीन तो हमेशा से करता है, लेकिन चीन का जो पाकिस्तान में पूरा का पूरा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC
चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 1 लाख इन्वेस्ट करेगा। सऊदी संग डील हो गई जिसके बारे में मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया। बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान हथियार बनाएगा। तुर्की जो कि अभी खलीफा बनने की तैयारी में है, मध्य पूर्व का ड्रोन बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है तुर्की। तो सोचिए पाकिस्तान को कैसे हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान की अब चांदी ही चांदी है। पाकिस्तान की ग्लोबल पॉलिटिक्स में वापसी हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान को लोकेशन का फायदा मिल रहा है या गंदे कामों का? ये जो पाकिस्तान पीछे वाले काम करता है आतंकवाद के लिए और जैसे भी चीजें करता है, सोचिए यूएन में उसको अध्यक्ष बनाया गया आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि एक आयरनी है अपने आप में। तो आखिरकार पाकिस्तान को किस चीज का फायदा मिल रहा है? पाकिस्तान इन मुल्कों को ऐसा क्या दे रहा है? क्या उसकी लोकेशन? क्योंकि आप देख लीजिए ग्वादर पोर्ट, चीन की नजर वहीं है, वो पूरा का पूरा एक तरीके से मॉनिटरिंग रखना चाहता है। फिर आप चाहे अमेरिका की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में आकर अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिलती है। भारत की विदेश नीति पर विपक्ष ने ही सवाल उठाए। हमारे ही देश के ऑपोजिशन ने यह कहा कि अभी ट्रंप जो कर रहे हैं, जो ट्रंप ने भारत के साथ किया टैरिफ के मामले में, H1B वीजा के मामले में, वो गलत है और कहीं ना कहीं भारतीय सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। क्यों पाकिस्तान को इतना सर पर बिठाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान मालामाल हो चुका है। लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे और पाकिस्तान लिखेंगे ना, तो आपको पाकिस्तान की वही हरकत दिखेगी जो वो हमेशा करता है। पाकिस्तान ने क्या किया, क्या हुआ भारत पाकिस्तान के मैच में? वहां के एक प्लेयर कैसी तस्वीर उनकी सामने आई है, आपने भी देखा ना, बैट को कैसे उन्होंने बंदूक की तरह पकड़ रखा था। तो ये है पाकिस्तान की हरकतें। कैसे वहां के एक प्लेयर जेट्स का इशारा कर रहे थे ऑडियंस को कि हमने जेट गिरा दिए। ये हरकतें हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग खुद इस बात की निंदा कर रहे हैं। दूसरा देखिए, पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मार गिराया। Why Pakistan dropped bombs from Chinese jet killing 30 in Khyber Pakhtunkhwa? यानी अपने ही देश में पाकिस्तान की आर्मी ने 30 लोगों को मार दिया बम गिराकर। कैसे उसमें से बच्चे भी थे। और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पर जो है तालिबान का एक जो संगठन है वो बम बना रहा था, तो हमने तो कार्रवाई की थी उस हिसाब से कि हम उन लोगों को खत्म कर सके। लेकिन अपने ही 30 लोगों को, आप जाके गूगल कीजिएगा, पाकिस्तान लिखिएगा, कैसे बच्चों की लाश लेकर पाकिस्तान में जो माता पिता हैं वो रो रहे हैं, अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, इस समझौते से जुड़े 3 घटनाक्रम हैं जिन्हें संक्षेप में समझना जरूरी है। अब पहली बात यह है कि यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था कि 17 सितंबर को जब यह समझौता रियाद में साइन हो रहा था, उसी समय इस्लामाबाद में रिटायर्ड जनरल खालिद किदवई, जो अब पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार हैं और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के प्रमुख भी रह चुके हैं, जो परमाणु हथियारों के लिए जिम्मेदार है, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल किदवई ने 2 खुलासे किए। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को हवाई लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर जेट्स मार गिराए थे, जिनमें से 4 उनके अनुसार राफेल थे। अब अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सबूत भी पेश किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी बताए, जिनके बारे में पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारतीय वायुसेना के मार गिराए हैं। अब यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने 4 राफेल विमानों को मार गिराने का ऐसा सबूत दुनिया के सामने पेश किया है। तो बात यह है कि अब गेंद वास्तव में भारत के पाले में है। भारत या तो इस सबूत का खंडन कर सकता है, या भारत कोई प्रतिपक्षी सबूत दे सकता है, या फिर भारत चुप भी रह सकता है। मान लेते हैं कि भारत इस पूरे मामले पर चुप ही रहेगा, तो भी दुनिया वैसे ही मानती है जैसा वह इस खुलासे से पहले मानती थी। जनरल किदवई का दूसरा खुलासा यह था कि ऑपरेशन सुंदर के बाद हम जानते हैं कि पाकिस्तान सेना ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का गठन किया है, और जनरल के अनुसार यह कमांड पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध प्रतिरोधक क्षमता और परमाणु युद्ध प्रतिरोधक क्षमता के बीच एक अतिरिक्त स्तर की प्रतिरोधक शक्ति जोड़कर परमाणु सीमा को और ऊपर उठा देती है। तो वह यहां कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताएं इस रॉकेट फोर्स कमांड के कारण और भी अधिक मजबूत हो जाएंगी, जिसे पाकिस्तान सेना ने बनाया है। और मैं इस पर जनरल किदवई के आकलन से सहमत हूं।
लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा मैंने कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई संयोग नहीं थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई थी ताकि यह स्पष्ट संकेत दिया जा सके कि रियाद में जो समझौता साइन हो रहा था वह असल में पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमताओं के बारे में था। जनरल किदवई ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कोई उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना परमाणु सीमा स्तर को बढ़ाएगी, न कि उसे कम करेगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑपरेशन सुंदर में पाकिस्तान के प्रदर्शन की वजह से ही पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 18 जून को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि अन्य बातों के अलावा ट्रंप ने आसिफ मुनीर से बात की होगी। उन्होंने आसिफ मुनीर से मध्य पूर्व और खासकर ईरान के बारे में उनका आकलन लिया होगा, क्योंकि मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान पर आकलन देने के लिए पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। तो उन्होंने वह आकलन जरूर लिया होगा और मुझे यह भी विश्वास है कि यही वह बात थी जिसने ट्रंप को वास्तव में समस्या को शांत करने या उस युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त करने में मदद की जो इजराइल ने ईरान पर थोपा था। साथ ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की सेंट्रल कमांड का हिस्सा है। यहां तक कि सेंट्रल कमांड के पाकिस्तान की सेना के साथ संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि खुद यूएस सेंटकॉम भी यह जानना चाहेगा कि मध्य पूर्व में हालात कैसे बन रहे हैं या आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास मध्य पूर्व में 1 दर्जन से अधिक सैन्य ठिकाने और 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। और हमने देखा कि जिसे पहले उसकी प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता था, वही वहां तैनात सैनिक इजराइल ईरान युद्ध के दौरान उसकी कमजोरी बन गए और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। तो जाहिर है कि अमेरिकी बहुत चिंतित होंगे। वे पाकिस्तान की सेना से त्वरित आकलन और ताजा अपडेट्स जानना चाहेंगे, और खासकर जीसीसी देशों के लिए जो 6 सदस्य देश हैं, जिनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। और जीसीसी के इन सभी 6 देशों में अमेरिकियों के अपने एयरबेस उनके सैन्य अड्डे हैं। और जहां तक कतर की बात है, अमेरिकियों का सेंटकॉम का एडवांस्ड हेडक्वार्टर कतर में है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीसीसी के ये सभी 6 देश अब तक अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर हैं। लेकिन जाहिर है वे यह भी देख रहे होंगे कि ट्रंप अपने मध्य पूर्व की विदेश नीति पर नियंत्रण में नहीं है और इजरायली बेकाबू हो गए हैं। वे मध्य पूर्व में पूरी तरह उन्मादी हो गए हैं और वे एक के बाद एक देश पर हमला कर रहे हैं। तो वे ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अमेरिकी उन्हें कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने चीनियों और पाकिस्तानियों से यही सुना है कि दोनों भारत के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां तक इस समझौते का सवाल है, मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं कि न तो चीन और न ही पाकिस्तान भारत और सऊदी अरब के बीच की रणनीतिक साझेदारी को खतरे में डालने, नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वे इससे दूर ही रहेंगे। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं कानूनी पहलू को छोड़कर संधि और समझौते में ज्यादा फर्क नहीं देखता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इस समझौते में दोनों पक्षों की भागीदारी बहुत बड़ी होगी। और जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए, रिपोर्ट आई कि सऊदी अरब ने तुरंत ईरानियों को भी इस समझौते के बारे में सूचित कर दिया कि यह समझौता किस बारे में है। और जैसा कि मैंने कहा, ईरानियों के लिए यह निश्चित रूप से खुशी की बात होगी, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब ने बीजिंग में चीनी मध्यस्थता के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। तो अब मुद्दा यह है, ईरानियों को इस समझौते से कोई समस्या नहीं है। सऊदी इस समझौते का स्वागत करते हैं। अमेरिकियों को भी एक तरह से खुशी है कि यह हुआ, ताकि ट्रंप को सीधे तौर पर कोई कार्रवाई न करनी पड़े या कोई ऐसी कार्रवाई जो वे इजरायलियों के खिलाफ नहीं कर सकते। चीनी खुश हैं क्योंकि यह शांति लाता है और शांति से भी बढ़कर है। क्या जादू हुआ कि जो पाकिस्तान 3 महीने में इतना सुपर पावर बन गया कि, और दूसरी तरफ भारतीय रो रहे हैं कि हमें कोई मुंह भी नहीं लगा रहा। दूसरी तरफ परवीन सुहानी का माकाखेज इंकशाफ के पाकिस्तान सुपर पावर बन चुका है। अब इससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।